हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 और साथ ही साथ आपके आने वाला जो टीआरई 4.0 है, जिसकी भी खबर आ चुकी है कि अगस्त के अंदर में वो आपका होना ही होना है, तो उसके लिए भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग हमारे आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आज के जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ना, ये वो क्वेश्चन है आप लोगों के जो टीआरई के टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 के जो लीक पेपर हुआ था उससे मिलता हुआ जो टॉपिक था, मतलब उस तरीके के क्वेश्चंस उसमें जो आए थे, उन टॉपिक से जो आए थे क्वेश्चंस, उनको एक्स्ट्रापोलेट करके आप लोगों के लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, ताकि ये क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स में जब आए तब आप लोग इसको सॉल्व कर सके। तो अच्छे से पूरा सेशन आप लोगों ने देखना है। तो चलिए जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले जितने भी लोग यहां पर में जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों का स्वागत है, और जितने भी लोगों ने यहां पर में सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और यहां जैसे मैं देख पा रहा हूं आप लोगों का, ठीक है, 600 प्लस बच्चे जो है जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया है, तो उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन की तरफ में हम लोग यहां पर में आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, एक बार जो है स्लाइड यहां पर में आप लोगों की अटकी हुई है, तब तक आप देख लीजिए। यहां पर में पहला क्वेश्चन आपका, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे आप सभी लोग फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन एस्टेट के अंदर में भी आ चुका है, ये आपका टीआरई के अंदर में भी आ चुका है। मैं आपको इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना सारी देता हूं। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ये हुआ था आपका इंग्लैंड के अंदर में। ये क्या हुआ था सर इसके अंदर में? ठीक है, इसमें हुआ क्या था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन? इतना इंपॉर्टेंट है आप लोगों का एस्टेट की 2 शिफ्ट के अंदर में, टीआरई के अंदर में, ठीक है, DSSD के अंदर में, डिफरेंट शिफ्ट के अंदर में पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी बेस्ड है। हुआ यूं था फ्रेंड कि 1688 में, ठीक है, 1688 की बात है, ठीक है, तुम्हारे चचा का लड़का, ठीक है, किंग जेम्स द सेकंड, ठीक है, किंग जेम्स 2, ठीक है, जेम्स 2 भी बोल सकते हो आप लोग इसको, ये जो है फ्रेंड्स राजा था इंग्लैंड का। लेकिन ये अजीबोगरीब राजा था, ठीक है, अपनी चला रहा था, यहां पर में कैथोलिक वंश का था। मतलब आपको पता है ना कि क्रिश्चियनिटी के अंदर में 2 पंथ होते हैं, एक होता है आपका कैथोलिक और एक होता है प्रोटेस्टेंट। कैथोलिक कट्टरवादी होते हैं जो एकदम ओरिजिनल टीचिंग्स के ऊपर में चलना चाहते हैं, और प्रोटेस्टेंट होते हैं जो नवीनता को चाहते हैं, नवाचार जो हुआ है उसको अपनाना चाहते हैं। तो जेम्स 2 जो है वो कैथोलिक था, लेकिन इंग्लैंड की ज्यादातर जनता प्रोटेस्टेंट थी। तो जो ब्रिटेन की जनता और ब्रिटेन के जो वहां पर में जमींदार लोग थे, या जो वहां की पार्लियामेंट के जो बड़े बड़े लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, किंग जेम्स की जो बेटी थी, जेम्स सेकंड की जो बेटी थी मैरी, जो कि एक प्रोटेस्टेंट थी, वो प्रोटेस्टेंट पंथ को मानने वाली थी, और उसका जो हस्बैंड था विलियम, ठीक है, उनको आमंत्रित किया कि आओ तुम हमारे देश पर हमला करो और यहाँ के राजा बन जाओ। विलियम ऑफ ऑरेंज को उन्होंने बुलाया। अब जैसे ही विलियम ऑफ ऑरेंज यहाँ पर में हमला करने वाला था, ठीक है, ससुर जी भाग गए, ठीक है, भाग खड़े हुए, और ये रिवॉल्यूशन में एक कतरा भी खून का नहीं बहा। ब्लडलेस रिवॉल्यूशन इसको कहा जाता है, रक्तहीन, ठीक है, रक्त रहित, ठीक है, क्रांति आप लोगों की। तो ब्लडलेस रिवॉल्यूशन के नाम से भी इसको जानते हो आप लोग, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, ठीक है, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, एक भी खून का कतरा नहीं बहा और राजा भी चेंज हो गया। तो कौन था राजा? जेम्स द सेकंड, और उसके जगह पे कौन आ गया? ठीक है, विलियम ऑफ ऑरेंज, ठीक है, डच राजा था नेदरलैंड में, ऑरेंज नाम की जगह वहां का, तो विलियम ऑफ ऑरेंज बोलते हैं इसको, विलियम ऑफ ऑरेंज, इसको विलियम द थर्ड भी बोला जाता है। ठीक है, तो क्या हुआ था, चलो मेरे को बताते जाओ आप लोग। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था? कमेंट में बताएंगे सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है, कमेंट में बताते जाइए ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहाँ हुआ था। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, इंग्लैंड के अंदर में हुआ था, ये याद रखना है। कब हुआ था ये वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी लोग लिखिए। ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, 1688 के अंदर में, 1688 के अंदर में हुआ था, सभी लोग लिखेंगे आप लोग। ठीक है, मेन जो ईयर है वो आपका 1688 जब ये स्टार्ट हुआ था आपका। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के अंदर में कौन सा राजा था जो चेंज हुआ? ठीक है, जेम्स द सेकंड को हटाकर विलियम उसकी जगह पे आ गया था। जेम्स द सेकंड जो था उसको हटा दिया गया, और विलियम ऑफ ऑरेंज जो है उसकी जगह पे आ गया, विलियम ऑफ ऑरेंज, ठीक है, उसकी जगह पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट जो बुक, और ये क्वेश्चन, ये वाली बुक का नाम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जल्दी बताइए, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, हर एक बच्चा इसको करेगा फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे आप सभी लोग। महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, नेल्सन मंडेला, बराक ओबामा, नन ऑफ दी अबव, किसकी है? तो
तो आप लोग जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली यहां पर मैं आंसर कर रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला की है ये बायोग्राफी, नेल्सन मंडेला। मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड, नेल्सन मंडेला को 27 साल तक जेल में रखा गया। ठीक है, 27 साल तक ये जेल में रहे, 27 ईयर्स जेल में रहे, और उसके बाद में आकर जो है साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति बने बाद में। अब आप सोचिए, क्या आप 27 साल जेल में रह सकते हो क्या? ठीक है, 27 साल तक अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए जेल में रहे, तो इनको कितना लंबा इंतजार करना पड़ा है। एकदम ऐसा भागे नहीं, वो रन नहीं किए, वॉक किए फ्रीडम के लिए। तो इससे याद रख लेना, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मतलब बहुत देर तक इनको चलना पड़ा फ्रीडम के लिए। तो इससे एक आप लोग जोड़ के लग सकते हो, उसको जोड़ के बना सकते हो, नेल्सन मंडेला की है करके, क्योंकि 27 साल तक जेल में रहे, कितना लंबा उनको चलना पड़ा फ्रीडम के लिए, है ना। तो इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। ओके, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। दूसरे विदेशी व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो कौन से 2 व्यक्ति है जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? खान अब्दुल गफ्फार खान और नेल्सन मंडेला को। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। कोई नहीं, तो यहां पर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हमारे नेल्सन मंडेला जो है, इनकी है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? जल्दी बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और जितने भी लोगों ने फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दिया उन सभी का धन्यवाद है। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे में भी आप लोगों को इसी तरीके की वीडियोस जो है वो मिलते रहे। तो यहां पर मैं देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अधातु, देखिए बात यहां पर में अधातु की हो रही है, नॉन मेटल की, जो कमरे के तापमान पर द्रव होता है। तो अगर आप लोगों से जो है धातु बोला जाए, ठीक है, धातु बोला जाए तो आंसर क्या होगा, और अधातु बोला जाए तो आंसर क्या होगा, ये आप लोग बताएंगे, दोनों के दोनों, क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के, धातु और अधातु। तो धातु की अगर आप बात करेंगे आप लोग, तो वो हो जाता है मर्क्यूरी। ठीक है, मर्क्यूरी, जिसको आप लोग पारा के नाम से, पारा बोलते हो आप लोग, ठीक है, पारा। और अगर आप लोग बात करेंगे यहां पर में अधातु की, तो अधातु आप लोगों को हो जाता है ब्रोमीन। ठीक है, तो ब्रोमीन जो है फ्रेंड्स, ये एकमात्र अधातु है, एकमात्र अधातु जो कि कमरे के तापमान के ऊपर में क्या होता है, ठीक है, द्रव अवस्था में होता है। बाकी सारे के सारे जो है अलग अलग स्टेट के अंदर में होंगे। तो प्लीज इसको याद रखना, अधातु की बात हो रही है। तो धातु और अधातु दोनों के दोनों लिख देंगे आप सभी लोग जल्दी से कमेंट के अंदर में, ताकि आप लोगों को याद हो जाए लंबे समय तक। जल्दी जल्दी से सभी लोग लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर जो है, ओनली मेटल दैट इज लिक्विड इन द टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर इज मर्क्यूरी। मर्क्यूरी का फॉर्मूला क्या है? Hg। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और जो एकमात्र नॉन लिक्विड है, एकमात्र नॉन मेटल जो कि आप लोगों का रूम टेम्परेचर के ऊपर में जो रहता है, वो है ब्रोमीन। आप लोगों को हो सकता है कि दिखाई ना दे रहा, तो मैं यहां पर मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए, ब्रोमीन। ठीक है, Br इसका जो है सिंबल है। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो Hg मर्क्यूरी के लिए इस्तेमाल होता है, Br ब्रोमीन के लिए इस्तेमाल होता है। लिख देंगे सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से कमेंट के अंदर में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। काफी सारे लोग हैं फ्रेंड जो कंटिन्यूअसली लिखते जा रहे हैं कमेंट के अंदर में। और आप लोगों के कमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप खुद से प्रैक्टिस करते हो ना, देखो एक होता है निष्क्रिय, ठीक है, आपके सीखना। जब आप निष्क्रिय होकर बैठे हुए आराम से यहाँ पर में सुन रहे हो, और यहाँ पर में आपके दिमाग में चल रहा है, तुम मुझे छोड़ के क्यों चली गई शब्बो, शब्बो तुम आ जाओ, दानिश सर से मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा पेपर निकल जाएगा शब्बो। ठीक है, नहीं निकलेगा तुम्हारा पेपर। ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपेशन करोगे तब निकलेगा, तुम्हारी शब्बो जो है किसी और की जगह किसी और के साथ में चली जाएंगी। ठीक है, तो जब एक्टिव पार्टिसिपेशन करोगे, एक्टिवली यहां पर में लिखोगे, कमेंट करोगे, आपके लिए है ये, आपका, ताकि सेंसेस आपके काम करते रहे, पूरा दिमाग यहीं पे रहे। ठीक है, तो करते रहेंगे आप लोग यहां पर में। चलिए, पूरा मैंने आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स, यहां पर में कुछ और जो आप लोगों की इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके ऊपर में हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपका देखिए, ये जो ब्रोमीन है ना, ये हेलोजेंस की कैटेगरी के अंदर में आता है। हेलोजेंस की कैटेगरी के अंदर में हेलोजन कौन से नंबर का रो है आपकी? 1 2 3 4 ऐसे गिनते जाइए आप लोग, कौन से नंबर पे आता है ये 17th नंबर की रो में आता है हेलोजन। तो हेलोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में कौन से नंबर की जो है कॉलम के अंदर में, रो नहीं, कॉलम के अंदर में आता है। तो आपका जो है फ्रेंड्स, यहां पर में देख सकते हो, यहां पर में ये जितने भी आपके जो आपको नॉन मेटल्स दिखाई दे रहे हैं, अधातु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे क्या है? हेलोजेंस की कैटेगरी के अंदर में आते हैं, 17वें नंबर पे, 17 नंबर पे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, इसको स्किप करने का एक भी बच्चा नहीं सोच सकता। मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को, इसको ध्यान से समझना आप लोग। 3:30 बजे रात में आपके लिए स्पेशल ये क्वेश्चन मैंने जो है ना इसको क्रिएट किया, ताकि आप लोगों को इससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे सकूं मैं। आपको पता है फ्रेंड्स, अमेरिका की जो पार्लियामेंट है उसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं,
है ना, पता है आप लोगों को, ठीक है। पार्लियामेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की पार्लियामेंट के बारे में ध्यान से समझिए आप सभी लोग। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 2 चेंबर्स, 2 हाउसेस, 2 कक्ष होते हैं इसमें, प्रतिनिधि सभा और सीनेट, ठीक है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्लस जो आप लोगों का होता है सीनेट, ठीक है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है, ठीक है, पहला वाला सही है। अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। क्या बोलते हैं अमेरिका की पार्लियामेंट को? कांग्रेस, ठीक है, ये भी याद रखना, यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है। कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी नहीं, ठीक है, उनकी पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। ये क्वेश्चन एस्टेट में आया था कि नहीं आया था कि भाई यूएसए की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। DSSS में आ चुका है आप लोगों का, टीआरई के अंदर में, DSSS के और कोई और शिफ्ट में कहीं पे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, कांग्रेस, ओके। उसके बाद में जो पार्लियामेंट है आप लोगों की, यूनाइटेड स्टेट्स इज नोन एज नेशनल कांग्रेस। नेशनल कांग्रेस कहा जाता है क्या कि कांग्रेस कहा जाता है? सिर्फ कांग्रेस कहा जाता है, नेशनल कांग्रेस नहीं कहा जा सकता। जिसने भी यहां पर में नहीं देखा ध्यान से, वो यहां पर में देखिए नेशनल शब्द लगा हुआ है, जानबूझ के आप लोगों के लिए यहां पर मैं इसको क्रिएट कर दिया ताकि आप लोग जो है ध्यान से देखिए इसको। राष्ट्रीय नहीं, केवल कांग्रेस बोलते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस भारत की पार्टी है भाई, ओके। सिर्फ कांग्रेस कहा जाता है, सिर्फ कांग्रेस नहीं, मतलब कांग्रेस, नहीं तो बोलेंगे सिर्फ कांग्रेस बोलते हैं क्या, ठीक है। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स यहां पर में सेकंड वाला गलत है आपका। यूएसए पार्लियामेंट वाज फाउंडेड इन द ईयर 1780, 1780 में इसका गठन हुआ था। गलत। कब हुआ था आप लोग जल्दी बताइए। एक ही क्वेश्चन में आपके बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। अब आप लोग बोलते हो कि आप लोगों को लाइक करने के लिए ना बोला जाए, सर खुद ही कर लेंगे, नहीं करते आप लोग। देखिए यहाँ पर में 1700 के करीब लोग देख रहे हैं, लेकिन 1000 लाइक हुए हैं, ठीक है। जब तक आपसे बोला ना जाए तब तक आप करते नहीं हो, तो जल्दी जल्दी से कर दीजिए सभी लोग यहाँ पर। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स, मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड फॉर अ 6 ईयर टर्म, 6 साल के लिए इनको चुना जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को। गलत। देखिए मैं आप लोगों को जो है ना फ्रेंड्स पूरा का पूरा यहाँ पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग ज्यादा बेहतर तरीके से इसको लंबे समय तक याद रख सके, ठीक है। 1 मिनट का समय दीजिए, मैं एक एक्स्ट्रा स्लाइड यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए जोड़ दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को यही के यही मैं इसको याद करवा सकूँ आप लोगों को। एक बार ये चलिए यहां पर में हम कहीं तो भी लिख लेते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए पार्लियामेंट जो होती है ना, कांग्रेस जो है इंग्लैंड की जो कांग्रेस है उसके 2 भाग है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा और एक है सीनेट आप लोगों का, सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक तरीके की लोकसभा है, वहां की लोकसभा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि सभा, इसमें 435 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 435। सीनेट में कितने होते हैं? सीनेट के अंदर में होते हैं 100 लोग, लिखो 100 लोग। ये सीनेट के जो सदस्य हैं इनका कार्यकाल 6 साल का होता है और इनका कार्यकाल जो होता है वो होता है आपका 2 साल का। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कितने साल का कार्यकाल होता है? 2 साल का। 2 साल में जो है वापस से चुनाव करके वापस से आना पड़ता है उनको, हर प्रतिनिधि को अलग अलग जगह से। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में 435 है और सीनेट के अंदर में 100 है। ये सीनेट के सदस्य जो है वो राज्यों से चुनकर आते हैं। 50 राज्य अमेरिका में, 50, हर राज्य से 2 प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा जाता है, ठीक है। प्रतिनिधि सभा में कितने हैं? 435। सीनेट में कितने? चलो आप लोग लिखेंगे यहां पर मैं अभी जल्दी से, सीनेट में कितने हैं? अमेरिका की संसद को क्या कहा जाता है? आप लोग लिखेंगे जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर में, क्या कहते हैं अमेरिका की कांग्रेस को, आप लोग बताइए। उसके बाद में जो है फ्रेंड्स आप लोगों का दूसरा यहां पर में है, अमेरिका की संसद की स्थापना कब हुई थी? 4 मार्च 1789 को। तो यहां पर में जो बोला गया है 1780, क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है। आप लोग लिखेंगे क्या है सही। अमेरिका की संसद की स्थापना कब हुई थी? सभी लोग लिख देंगे संसद की स्थापना। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कार्यकाल जो है, मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का 6 साल का होता है। क्या ये सही है? अगर सही नहीं है तो क्या सही है ये आप लोग मेरे को बताएंगे, ठीक है। अगर ये सही है तो हाँ बताइए, अगर गलत है तो आप बताइए कि क्या फिर सही है इसके जगह पे। मेंबर ऑफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, ये इसकी बात कर रहा है यहां पर में, प्रतिनिधि सभा की। इनका कार्यकाल 6 साल का होता है बोल रहा है, 6 साल का। क्या ये बात सही है? हाँ या ना? क्या ये बात सही है? अभी आप लोगों को एक्सप्लेन किया मैंने, इसीलिए बोल रहा हूं कि पूरा कंसंट्रेशन के साथ में आप लोग देखिए। तो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स का कार्यकाल 2 साल का होता है, ना कि 6 साल का। तो ये गलत है आप लोगों का। कितना होता है? 2 साल का होता है, ठीक है। तो ये बी, सी और डी गलत है, ओनली ए इज करेक्ट, ओनली ए इज करेक्ट। पहला वाला सही है ना? कितना बढ़िया। अब मैं लास्ट में आप लोगों से सवाल पूछूं, आप लोग कमेंट में आंसर करोगे, ठीक है। चैलेंज एक्सेप्ट करते हो? लास्ट में मैं सवाल पूछूंगा इससे रिलेटेड आप लोगों से, जो भी पढ़ाया मैंने आप लोगों को, ओके। हर एक बच्चा जो है इसका आंसर करेगा लास्ट में। अभी बता दे रहा हूं, फिर से एक बार समझा दे रहा हूं ताकि आप लोग लास्ट में आंसर कर सके। अमेरिका के अंदर में जो है फ्रेंड्स 2 कक्ष है अमेरिका की संसद में। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहा जाता है। उसके 2 कक्ष है, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है वैसे वहां प्रतिनिधि सभा और सीनेट है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सीनेट। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के 435 सदस्य है और सीनेट के 100 है।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल, उनके सदस्यों का कार्यकाल 2 साल का होता है। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल, ठीक है, 6 साल का होता है, ठीक है, ये याद रखना है। और 1789 में अमेरिका की संसद, कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है जो आप लोगों को बता रहा हूं मैं। नाउ फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर में। और जो बच्चा देखेगा, जो यहाँ पर में रहेगा, उसका फायदे वाली बात है, वो उसका पेपर क्लियर होगा। और जिसका जो पढ़ाई के लिए नहीं है और जो केवल जो है अपने आने वाले वंशजों के लिए, अपने जो परिवार वाले उन लोगों के लिए दुख दर्द और वैसे ही छोड़ना चाहता है, वो पढ़ाई अभी मत करो, ठीक है, अभी मस्ती मारी करो, मौज मस्ती करो, ठीक है, आने वाले लोगों को भी दुख दोगे और खुद भी दुख भोगेंगे। इसीलिए बोल रहा हूं, अभी मेहनत कर लो अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने उन लोगों के लिए जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था। तो अभी मेहनत का समय है, ठीक है। अभी मैं देखता हूँ कई सारे बच्चे जो है वो जबरदस्ती का मतलब हीरोपंती करने के चक्कर में ब्लॉक होते हैं, ठीक है, कुछ भी लिखते हैं फालतू का कुछ, और उन लोगों की निशानी है वो हंसना वाला सिंबल भेजते हैं वो लोग, जो नहीं कि वो कुछ तो भी खराब सा लिख के हंसने वाला सिंबल, वो उनकी निशानी है, ठीक है। डंकन क्रूगर इफेक्ट उनके ऊपर में लागू होता है बेसिकली। तो मैं आपको बता दूं कि अभी जो है समय, वो आपका पूरा का पूरा पढ़ाई करने का समय है। पढ़ाई के ऊपर में पूरा का पूरा ध्यान दीजिए जल्दी जल्दी से। तो आपको बताना है कि कौन सी धातु और अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है, ये आप लोगों को बताना है आंसर, सभी लोगों ने आंसर करके, ठीक है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आप लोग करेंगे कमेंट के अंदर में जल्दी जल्दी से, ठीक है। इसका आंसर आपको करना है, पहले धातु का नाम लिखिए, फिर अधातु का नाम लिखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव किसने रखा था? कौन था जिसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रस्ताव रखा था? ठीक है, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है, ये रखा गया था लॉर्ड लिटन के समय में, ठीक है। कौन सा साल था? ईयर भी आप बताइए, ईयर इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, ईयर, ठीक है, ईयर भी इंपॉर्टेंट है, जल्दी जल्दी से बताते जाएंगे आप सभी के सभी लोग, ईयर कौन सा था, ठीक है, ईयर। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है फ्रेंड्स, इसका ईयर था आप लोगों का, ठीक है, 1878, 1878, 1878, ठीक है। तो 1878 के अंदर में आया था आप लोगों का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन इसको लेकर आया था। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। केसरी नाम का एक अखबार था फ्रेंड्स, वो निकाला गया था आपके बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है, केसरी मराठी भाषा में था वो। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है आपका, इसने जो भारतीय भाषाओं के अखबार थे उन पर पाबंदी लगा दी थी, ठीक है, भारतीय भाषाओं के अखबार के ऊपर में, ठीक है, कि सेंसरशिप की, ये लिख सकते ये नहीं लिख सकते करके, ठीक है, भारतीय भाषाओं के अखबार के ऊपर में लॉर्ड लिटन लेकर आए थे इसको। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से ब्रह्मपुत्र नदी कहां कहां से बहती है? कौन कौन से राज्यों से बहती है ब्रह्मपुत्र नदी? ये बता देंगे आप सभी लोग जल्दी जल्दी से। भारतीय राज्यों में से कौन कौन से राज्यों से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है? आसाम, मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ठीक है, त्रिपुरा एंड मणिपुर। कौन से राज्यों से बहती है ब्रह्मपुत्र नदी? ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत के अंदर में अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है और आसाम से होते हुए फिर बांग्लादेश के अंदर में चली जाती है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी या फिर 3, अरुणाचल प्रदेश एंड असम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपका। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप के थ्रू भी एक बार दिखा दूं। तो यहाँ पर मैं चेमा युंगडुंग ग्लेशियर है आप लोगों का, ठीक है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर जहाँ से ये नदी निकलती है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से, ठीक है। उसके बाद में ये तिब्बत का जो एरिया है चाइना के अंदर में, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत आपका, ठीक है, वहाँ से होते हुए यहाँ पर में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश से फिर जाती है आसाम में और फिर चली जाती है बांग्लादेश के अंदर में। तो हमारे भारत में केवल अरुणाचल प्रदेश प्लस आसाम के अंदर में ही बहती है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में यहाँ पर में जो दर्रा है, जो पास है जहां से ये एंटर करती है, उसका नाम क्या है ये आप लोग बताइए जल्दी से मुझे, ठीक है, जल्दी से बता देंगे आप लोग इस पर्टिकुलर पास को क्या कहा जाता है, जिस पास के जरिए भारत में वो एंटर करती है ना। ये भी तो पूछा जा सकता है आप लोगों से डायरेक्ट, जो है फ्रेंड्स आप लोगों का क्वेश्चन बन सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन। ब्रह्मपुत्र आवाज कम आ रही है, ऐसा तो नहीं है। देखिए जितने भी लोग हैं, जिन लोगों को आवाज बराबर है या नहीं है, एक बार जल्दी से बता देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर मैं आवाज बराबर से है। जिनका भी आवाज का इशू है प्लीज एक बार अपने तरफ से एक बार वो बढ़ा लेंगे आवाज आप लोग, ठीक है। आपसे क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कौन से वाले दर्रे से एंटर करती है? अब अलग अलग ऑप्शन आप लोगों को दिए जा सकते हैं, तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? कौन सा वाला दर्रा है, कौन सा वाला पास है यहाँ पर में जहां से वो एंटर करती है? पास का मतलब होता है पहाड़ों के बीच का रास्ता, ठीक है। तो यहां पर में है फ्रेंड्स यांगपा पास, यांगपा दर्रा, याद रखना है आप लोगों ने, यांगपा
पास, ठीक है, यांगपा दर्रा जहां से एंटर करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर में डायरेक्ट पूछा जाएगा आप लोगों से, यांगपा दर्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हो, ये इस तरीके से यहाँ पर भी ग्रेट बैंड होता है आपका यहाँ पर में, और यांगपा दर्रे से जो है ये भारत के अंदर में एंटर करती है। दिहांग या सियांग कहा जाता है। मजूली नाम का आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड इसी के ऊपर में है। तो एक क्वेश्चन आया था टीआरई 2.0 के अंदर में, मजूली आइलैंड कौन से नदी के ऊपर में है? तो ब्रह्मपुत्र के ऊपर में है मजूली आइलैंड, सबसे बड़ा आइलैंड। भारत में डाक सूचकांक संख्या पिन कोड के अंदर में कितने संख्या होती है? चलिए इसका तो मैं एक बार जो है ना आप लोगों से पोल भी ले लेता हूँ, देखते कितने लोग इसको आंसर कर पाते हैं सच में, ठीक है। ये बड़ा ही देखने लायक है, रोचक है, ठीक है। देखता हूं मैं कितने लोग आंसर कर पा रहे हैं इसका। आंसर कीजिए इसका जल्दी जल्दी से, पिन कोड के अंदर में कितनी संख्याएं होती है? फिर इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट वाली, ठीक है, पारा धातु है, ब्रोमाइन धातु है, पारा धातु है एमडी नईम जी, पारा धातु है और ब्रोमाइन अधातु है, ये याद रखना है, अधातु है ब्रोमाइन, नॉन मेटल। तो आंसर जो है फ्रेंड्स आप लोगों के आ रहे हैं कंटिन्यूअसली, और बहुत सारे लोगों ने पोल में आंसर किया है। तो लाइव आप लोग जो है पोल में आंसर करते रहेंगे सभी के सभी लोग। जस्ट मैं एक बार देखना जा रहा हूं कि कितने लोग आंसर करते हैं, सही आंसर करते हैं। अपना कम से कम अपना पिन कोड के अंदर में तो देख लीजिए, आप अपने पिन कोड के अंदर में संख्या को गिन लीजिए पिन कोड के अंदर में, है ना। तो 6 जो है फ्रेंड्स संख्या होती है पिन कोड के अंदर में। ये याद रखना है आप लोगों ने कि पिन कोड लागू कब किया गया था, ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। मैं आपको बता दूं इस तरीके से 6 संख्याएं होती है आप लोगों की, 1 2 3 4 5 6। जो पहला जो होता है वो रीजन बताता है, अलग अलग रीजन है भारत के अंदर में। जैसे आप देख सकते हो बिहार और झारखंड जो है वो 80 से लेकर 84 तक, जो पहले 2 रीजन है ना आपके 8 से स्टार्ट होता है, मतलब 80 या 8 से स्टार्ट हुआ तो मतलब ये वाला रीजन में है, 8 से अगर स्टार्ट हुआ तो आप लोगों का, ठीक है। और वहां पे आप लोगों का जो है कौन सा वाला सब रीजन है वो सेकंड नंबर का बताता है आपका, सेकंड नंबर का सब रीजन, मतलब कि उसके अंदर में भी, उस इलाके में भी कौन से जगह पे पहुंचाना है। फिर सॉर्टिंग डिस्ट्रिक्ट जो तीसरा वाला है ना आपका, वो डिस्ट्रिक्ट बताता है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना है उसको, उस इलाके के, उस क्षेत्र के, ठीक है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में पहुंचाना है, तीसरा वाला। और बाकी के जो 3 होते हैं वो पोस्ट ऑफिस को डिनोट करते हैं कि कौन सा पोस्ट ऑफिस में देना है, फिर वो पोस्टमैन जाके आपकी चिट्ठी पहुंचाता है। तो ऐसे 6 डिजिट के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अलग अलग हमारे कितने इलाकों में बांटा गया है उसको, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो चलिए अब मैं आप लोगों से फ्रेंड सबसे पहला वही वाला सवाल आप लोगों से ले लेता हूं, ठीक है, कि कितने जो है ना कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब ये इस क्वेश्चन का आंसर, पहले वाले का 85% लोगों ने सही दिया था, अब सेकंड वाले का देखते कितने लोग आंसर कर पाते हैं। इसका आंसर भी करेंगे आप सभी लोग। कितने क्षेत्रों में बांटा गया है पिन को, पोस्टल इंडेक्स नंबर, पिन कोड का मतलब क्या होता है ये भी पूछ सकते हैं, पोस्टल इंडेक्स नंबर, ठीक है। अब मैं आपसे दूसरा वाला सवाल ये जानना चाहूंगा आप सभी लोगों से, जितने भी लोग देख रहे हैं, कि कौन सा साल था जब ये वाला हमारा सिस्टम लागू किया गया था, ठीक है, कौन सा सिस्टम था, कौन सा साल था बेसिकली। तो भारत के अंदर में पिन जो कोड जोन है वो कितने हैं? तो अलग अलग लोग अलग अलग आंसर्स कर रहे हैं यहाँ पर। मैं मैक्सिमम लोग जो है मैं देख रहा हूँ, जैसे आंसर उन लोगों का बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है आंसर, फिर डी आ रहा है और फिर ए आ रहा है। तो अलग अलग लोग अलग अलग आंसर कर रहे हैं। जल्दी जल्दी से आंसर्स करते जाएंगे आप सभी लोग पोल में। मैंने एक बार ये देखना है कि कितने लोग सही आंसर कर पा रहे हैं यहाँ पर। मैं पीयूष जो है वो अच्छे से आंसर और भी कर रहे हैं काफी सारे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आंसर जो है फ्रेंड्स इसका हो जाएगा 9, ठीक है। 9 जोन्स के अंदर में बांटा गया है। 8 जो लगा रहे हैं वो गलत है उन लोगों का। भाई हमारे भारत में 9th नंबर का भी पोस्टल जोन है, ठीक है, पोस्टल जोन है इंडियन आर्मी का, ठीक है। जो आर्मी की छावनियां होती है उसके लिए, आर्मी के जो ऑफिसेस है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है पोस्टल जोन। तो 9th नंबर का पोस्टल जोन आपका इंडियन आर्मी को समर्पित है, इंडियन आर्मी यूज करती है। तो टोटल कितने जोन है हमारे भारत में? पोस्टल जोन 9 है, ठीक है, ये याद रखना है। काफी सारे लोग इसको भूल जाते हैं। तो टोटल जोन एज पर दी ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन पोस्ट 9 जोन है हमारे भारत के अंदर में, 9, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। ओके चलिए, बिहार का जो पोस्टल कोड है आप लोगों का, पोस्ट कौन से वाले जोन में आता है? बिहार पोस्ट जोन कौन से में आता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 8th जोन के अंदर में आता है बिहार, इसको याद रखेंगे आप सभी लोग। लिखो बिहार 8वें जोन में आता है, जोन नंबर 8 के अंदर में बिहार, जोन नंबर 8 में बिहार झारखंड जोन नंबर 8 में आता है।
ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो एग्जाम के अंदर में बन सकता है आप लोगों से, तो इसी वजह से मैंने आप लोगों को यहाँ पर मैं बता दिया। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट एनसीईआरटी बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे। वेलक्रो का उपयोग जो है चीजों को जोड़ने के लिए, चिपकाने के लिए किया जाता है। आप लोग जो आपके बटन आपके बैग्स के अंदर में, आपके जो सैंडल्स होती है उसके अंदर में लगाते हो ना वेलक्रो का इस्तेमाल आप लोग, तो वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीजों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। तो आपको बताना है कि वेलक्रो का जो खोज है वो किसने की थी, ये बता दीजिए जल्दी से आप लोग। तो आप लोगों का ये एनसीईआरटी का पॉइंट है, मैं आपको डायरेक्टली बता दूं, एनसीईआरटी के अंदर में से लिया है आपका। तो यहां पर में जॉर्ज मेस्ट्रल जो है, इन्होंने इसकी खोज की थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो जॉर्ज मेस्ट्रल जो है, इन्होंने 1948 में वेलक्रो का इस्तेमाल किया था। इन्होंने नेचर से जो है वो इसकी प्रेरणा ली थी कि किस तरीके से कुछ जो बीज होते हैं वो चिपक जाते हैं आपस में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उसी से प्रेरणा लेकर सोचा कि क्यों ना इसी तरीके का कुछ जो है मैकेनिज्म बनाया जाए। तो वेलक्रो इसका आविष्कार जॉर्ज मेस्ट्रल ने किया था, और इसका इस्तेमाल आप लोग जो है अपने डेली लाइफ में काफी सारे जगह पे करते होगे फ्रेंड्स, ऐसा चिपकाने के लिए, उसे करने के लिए, है ना। हर किसी ने कभी ना कभी किया ही होगा यहाँ पर में। ओके, चलिए, हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया? क्विट इंडिया या भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, ये बता देंगे आप लोग सभी लोग जल्दी जल्दी से, ठीक है। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, जल्दी से बता दीजिए आप लोग। और लाइक एंड शेयर करते रहो यार, जितने भी लोग देख रहे हैं, ठीक है। जब तक आप लोगों से कहा ना जाए आप लोग करते नहीं हो, ओके। ये दुनिया ऐसे ही काम करती है, जब तक बोला ना जाए तब तक नहीं करते। अभी आप खुद ही देख लीजिए, यहाँ पर मैं 2200 के करीब लोग देख रहे हैं, तो अपने मन मर्जी से करते नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स, हु कॉइन्ड द स्लोगन क्विट इंडिया, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। देखो, डू और डाई का पूछा जाए आप लोगों से कि डू और डाई का नारा किसने दिया, करो या मरो का नारा, वो महात्मा गांधी थे। लेकिन भारत छोड़ो का आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा, और साइमन गो बैक, साइमन वापस जाओ, वो दोनों नारे यूसुफ मेहर अली के हैं, ठीक है, यूसुफ मेहर अली। तो भारत छोड़ो और साइमन गो बैक दोनों नारा देने वाले थे यूसुफ मेहर अली। इसको याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के अंदर में कब शुरू हुआ था, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो ये भी पॉइंट आप लोगों ने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है, ठीक है जी। ये आपके जो है ना कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े हुए थे, ठीक है, यूसुफ मेहर अली, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। महात्मा गांधी ने डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया था। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज, ठीक है, भारत मरता है तो कौन रहेगा, ठीक है, ये उन्होंने नारा दिया था। आराम हराम है, ये भी नारा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, ठीक है। एक पॉइंट है फ्रेंड्स जो एनसीईआरटी के अंदर में एक जगह पे दिया हुआ है, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को बता दूं मैं कि मेरा उद्देश्य है कि हर एक आंख से आंसू का हर एक कतरा पोंछना। ये बात किसने कही थी, कोई बता सकता है यहां पर? में ध्यान से सुनो, क्या कहा था उन्होंने, जिसके बारे में बात कर रहा हूं। उन्होंने कहा था कि मेरा लक्ष्य है, मेरा उद्देश्य है हर एक आंख से हर एक आंसू के कतरे को पोंछना। ये बात कही थी, एनसीईआरटी में ये लाइन दी गई है आप लोगों की। तो ये बात किसने कही थी, ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। हर एक आंख से आंसू का हर एक कतरा पोंछना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहां पर मैं बाकी और भी क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। हंगुल डियर इसको कहते हैं, आप लोग बताएंगे जल्दी से कि कौन सा वाला जो है प्रसिद्ध है यहां पर में हंगुल डियर के लिए। ओके, बहुत बढ़िया। आप लोगों के देखिए फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली यहाँ पर में आंसर आ रहे हैं। तो इसका आंसर जो आप लोगों को हो जाएगा फ्रेंड, दशीगम नेशनल पार्क जो है आप लोगों का जम्मू कश्मीर के अंदर में, ये हंगुल मृग के लिए, ये इस तरीके का जो ये डियर होता है ना आप लोगों का, ठीक है, उसके लिए फेमस है। तो इसको प्लीज याद रख लीजिए आप लोग। मैं आप लोगों को मैप के अंदर में भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो, ये है दशीगम नेशनल पार्क आप लोगों का, और हंगुल मृग जो है आपका, हंगुल डियर जिसको आप लोग कहते हो, उसके लिए प्रसिद्ध है। जम्मू कश्मीर के अंदर में है ये, ठीक है, दशीगम नेशनल पार्क आप लोगों का। और ये जो है आपका हंगुल, जिसको कश्मीरी स्टैग भी कहते हैं,
कश्मीरी स्टैग के नाम से भी जाना जाता है इसको, ठीक है, कश्मीरी हिरन या हरिन या हिरन इसको कहते हो आप लोग, उसके लिए है ये। इसके अलावा सरिस्का नेशनल पार्क आप लोगों का, ये तो सरिस्का नेशनल पार्क और सरिस्का टाइगर रिजर्व आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स राजस्थान के अंदर में। जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड के अंदर में मिलेगा, और रानी खेत जो है आप लोगों का ये उत्तराखंड के अंदर में है, ठीक है। तो ये कौन कौन से कहाँ पर में ये भी याद रख लीजिए, सभी लोग आंसर करेंगे कौन सा कहाँ पर में। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर में है, ठीक है, दचिंगम नेशनल पार्क कहाँ पर में, जिम कॉर्बेट कहाँ पर में, और रानी खेत कहाँ पर में है। जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर में हर कोई बच्चा, ठीक है। आप लोगों के रिस्पांस और आप लोगों का जो एक एक बच्चा है यहाँ पर में जो अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएगा, उसी से मुझे पता चलेगा कि कितने लेक्चर आप लोगों के लिए लेने हैं और कितना बड़ा सेशन करना है और कितने कितने क्वेश्चंस कराने हैं, ठीक है। तो आप लोग जितने लोग यहाँ पर में मौजूद है उन्हीं लोगों का रिस्पॉन्स मुझे बताएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर में जो सरिस्का है फ्रेंड्स ये याद रखेंगे, राजस्थान के अंदर में सरिस्का टाइगर रिजर्व, दचिंगम जो है जम्मू कश्मीर के अंदर में है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड के अंदर में है, और रानीखेत ये भी उत्तराखंड में है। इनमें से सबसे पुराना वाला नेशनल पार्क कौन सा है हमारे भारत का, ये भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिए, सबसे पुराना नेशनल पार्क। ओके, बता दूं हमारे भारत की पहली स्पेशल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, टीपी स्पेशल एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपकी टीचिंग परीक्षा की तरफ से आलम आरा, ये याद रख लेना आप लोग फ्रेंड्स, ये हमारे भारत की पहली मूवी थी जिसमें साउंड था, आलम आरा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर में, ठीक है। आलम आरा पहली बोलती फिल्म थी, राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म थी लेकिन वो उसमें साउंड नहीं था, साउंड वाली पहली पिक्चर थी या बोलती पिक्चर 1931 की आलम आरा, इसको भी याद रख लेंगे आप सभी लोग, ओके। इसके अलावा फ्रेंड्स आगे में मैं आप लोगों को जैसे बिहार से स्पेसिफिक जो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, उसको भी मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड है उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने उसके लिए भी तैयार रहना है। मैंने आप लोगों से कहा था जितने लोगों का रिस्पांस रहेगा फ्रेंड्स उतने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस यहाँ पर में करेंगे, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ कि कंटिन्यूअसली आप लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ये कर दो वो कर दो करके, ठीक है। तो मतलब आप अपने मन से आप लोग जो है रिस्पांस उतना ज़्यादा आप लोगों का रहता नहीं है। इसके अलावा आपको बताना चाहूँगा फ्रेंड्स एक चैनल अपना और है बिहार परीक्षा के नाम से, तो उसको भी सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, ठीक है। यूट्यूब के ऊपर में बिहार परीक्षा, जैसे टीचिंग परीक्षा है ना वैसे बिहार परीक्षा करके भी एक चैनल है, ठीक है। तो बिहार परीक्षा चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना आप सभी लोग। एक चीज़ थी यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशंस इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कितनी है, कोई बता सकता है मुझे? ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, आधिकारिक भाषा है, ठीक है, कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस की यूनाइटेड नेशन की? तो ऑफिशियल लैंग्वेज 59 बोल रहा है कोई, भाई 59 कहां से आ जाएंगी, केवल 6 भाषाएं हैं, 6 भाषाओं में कौन कौन सी हो सकती है आप लोग बताइए यहां पर में, ओके। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए 6 भाषाओं में सबसे पहली तो एक इंग्लिश हो गई आपकी, इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हो जाएंगी फ्रेंच, क्योंकि काफ़ी सारे एरिया है जहाँ पर में फ्रेंच भाषा भी बोली जाती है, ठीक है, फ्रेंच हो गई। उसके बाद में हो जाती है एक रशियन भाषा, रशियन। फिर एक है चाइनीज़ जिसको मैंडरीन भाषा भी बोलते हो आप लोग, मैंडरीन भी बोला जाता है। और फिर है आप लोगों की, ठीक है, 2 भाषाएं और, एक है अरेबिक और एक है स्पेनिश। तो ये 4 भाषाएं तो उन लोगों की है जो परमानेंट मेंबर्स है आप लोगों के, आपको पता है ना। इंग्लिश जो है वो यूएसए और ब्रिटेन के अंदर में, फ्रेंच जो है फ्रांस की, रशियन रशिया की, चाइनीज़ चाइना की, तो ये तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी अरेबिक और स्पेनिश ये 2 एक्स्ट्रा याद रख लो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये 6 भाषाएं हैं यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल लैंग्वेज है, उनकी आधिकारिक भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसीलिए बता रहा हूँ। यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल कितनी भाषा है? 6 भाषाएं हैं। ये एक पॉइंट आप लोगों ने पढ़ा। उसके अलावा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों से कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपसे पूछूंगा, तो आप लोगों ने उनके आंसर जो है वो आप लोगों ने करने हैं, ठीक है। आपको बताना है फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कहा गया भाई, आप लोगों को बताना है कि यूएसए की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है। यूएसए की पार्लियामेंट का नाम क्या है, उसका नाम आप लोग बताएंगे, और इसके कितने हाउस है, ठीक है। तो एक हाउस का नाम है, ठीक है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, या फिर आप जिसको जो है प्रतिनिधि सभा भी कहते हो, प्रतिनिधि, ठीक है, सभा, प्रतिनिधि सभा के नाम से भी इसको जाना जा सकता है। एक तरीके की उनकी लोकसभा है वो, ठीक है। और एक है सीनेट, ठीक है। तो प्रतिनिधि सभा के अंदर में जो है 435 लोग हैं, मैंने चलो ये बता दिया। आप लोग बताइए सीनेट में कितने मेंबर्स होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। ये सीनेट वाला बहुत बार आ चुका है फ्रेंड्स, क्वेश्चन सीनेट वाला एग्जाम के अंदर में, सीनेट वाला।
तो इसको भी आप सभी लोग याद रखेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कि रोज मैं ऐसे ही आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ा दूं, तो आप लोग जो है फ्रेंड्स कंटिन्यूअसली जुड़े रहिए आप लोग टीचिंग परीक्षा के साथ में। ऐसे ही मैं आप लोगों को करवाता रहूंगा कंटिन्यूअसली, ठीक है। ओके, नाउ फ्रेंड्स कुछ और भी पॉइंट्स है आप लोगों के लिए जो मैं एक्स्ट्रा मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो पहले आप लोग कमेंट में आंसर करते रहिए इन सब के, फिर मैं आप लोगों को और पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ, और पॉइंट्स आप लोगों के लिए लगा देता हूँ, लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, भारत के अंदर में प्रिंटिंग प्रेस कौन लेकर आया था? प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूं आपकी प्रिंटिंग प्रेस स्टार्ट कहां पर में हुई थी सबसे पहले, तो प्रिंटिंग प्रेस जो है प्रिंटिंग प्रेस का सबसे पहले जो है फ्रेंड्स आपका सबूत मिलता है चाइना के अंदर में। चाइना, ठीक है, कोरिया और जापान, यहाँ पर में प्रिंटिंग प्रेस प्रिंटिंग का काम किया जाता था, प्रिंटिंग का। फिर बाद में जो है ये तकनीक धीरे धीरे अलग अलग दुनिया के देशों में फैली, और भारत के अंदर में प्रिंटिंग प्रेस लाने का जो श्रेय है, ठीक है, भारत के अंदर में ये दिया जाता है आपका पुर्तगालियों को, ठीक है, पोर्तुगीज को, पोर्तुगीज जो है उनको दिया जाता है, ये याद रखना आप लोगों ने, पोर्तुगीज या पुर्तगाली जो है उनको दिया जाता है। उन्होंने गोवा के अंदर में लगाई थी फ्रेंड्स, पुर्तगीज इन गोवा, वहां पर में वो लोग बाइबल छापते थे, तो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाने का श्रेय दिया जाता है पुर्तगालियों को। तो ये एक आप लोगों का पॉइंट जो है फ्रेंड्स बन गया, ठीक है। और भी आप लोगों से क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं उनको मैं बता देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों से मैंने पूछा था ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बारे में, गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में, है ना, गौरवपूर्ण क्रांति, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन। आप लोग बताएंगे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब और कहाँ हुआ था, ग्लोरियस, ठीक है, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति, गौरवपूर्ण क्रांति, जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग कब और कहाँ हुई थी, कब कहाँ। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी जल्दी से कमेंट कीजिए, आज ही बताया। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो उनको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों ने टाइम जो है एकदम एग्जैक्टली टाइम पर आ जाना है क्लास के अंदर में, ठीक है। आप लोगों के साथ में गूगल फॉर्म भी शेयर किया गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने उसको भर दिया होगा, जिन्होंने बच्चे ने भरा था। आज भी कई सारे बच्चों को हमने क्वेश्चंस भेजे हैं। आज का कौन सा क्वेश्चन था जो आया होगा आप लोगों को व्हाट्सएप के ऊपर में, ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे। कई सारे बच्चे होंगे जिन लोगों को आया होगा, जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन ऑफ द डे कौन सा था आज का, और उसका आंसर क्या था, ठीक है। चलिए, तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन, गौरवपूर्ण क्रांति कब और कहाँ हुई थी ये आप लोग बताएंगे, ओके। चलो, बाकी जो है फ्रेंड्स आप लोगों का रिस्पांस के ऊपर में, जितना ज्यादा आप लोगों का रिस्पांस उतना ज्यादा जो है मैं आप लोगों को क्वेश्चंस यहाँ पर मैं कराऊंगा। अभी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर मैं 2500 के करीब बच्चे हैं यहाँ पर में, और 2200 के करीब ही लाइक्स हो पाया अभी आप लोगों के, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर में सेशन को रोकते हैं। आप लोग इस क्वेश्चन इसको यहाँ पर में आंसर्स करते रहेंगे आप लोग कमेंट के अंदर में, और मैं जो है आप लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसके अंदर में भी आप लोगों से सवाल पूछूंगा। तो तब तक आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने जो है फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के आंसर्स जो है कमेंट के अंदर में करके रखने हैं आप लोगों ने, ठीक है। जो फॉर्म है आपको पिंड कमेंट के अंदर में, नीचे में पिंड कमेंट जो है उसके अंदर में मिल जाएगा आप लोगों को। तो जो भी बच्चे जुड़े हुए नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ में, वो लोग पिंड कमेंट में जाकर जो है फ्रेंड्स उस फॉर्म को फिल कर सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। वो फॉर्म है आप लोगों का, फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, गूगल फॉर्म है। आप लोगों को मतलब वो ऐड हो जाओगे आप लोग उस लिस्ट के अंदर में, तो उससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। कोई भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंचानी है, कुछ भी करना है, तो तुरंत आप लोगों को मिल जाएंगी वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। चलिए, बाकी मिलते हैं हम लोग फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, बाय, थैंक यू।